वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और जैसे जैसे अरशद नदीम के घर पर तहाइफ जा रहे हैं, मेरा दिल बहलता जा रहा है, बहकता भी जा रहा है। समझ से बाहर है कि इतने गिफ्ट्स माशाल्लाह से, इतने इनामात बारी बारी आते जा रहे हैं, हर जगह से अनाउंसमेंट हो रही है। और अभी अभी मुझे एक महापुरुष ने बताया कि एक और जगह से भी इनामात जाने की बात हो रही है। तो नाज़रीन, उस महापुरुष से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हाफिज इमरान साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, मरियम नवाज साहिबा गई, खूबसूरत सी गाड़ी भी तोहफे में दी और उसका नंबर भी 92.97 था और बहुत खूबसूरत अंदाज में मुलाकात की, तमाम तहाइफ दिए। अब आपने मुझे बताया कि फेडरल गवर्नमेंट भी कुछ देने वाली है। देखिए, वो यकीनी तौर पर मेरा ये ख्याल है कि जब आप एक मराहल को देखते हैं कि अगर आपकी सूबे की हुकूमत आपको इतना ज़्यादा आपका ख्याल रख रही है, आपकी कामयाबी को उसकी हौसला अफजाई कर रही है और इनामात आपको दे रही है, तो फिर जब वफाकी हुकूमत जब वज़ीर आज़म साहब उनको बुलाएंगे तो यकीनी तौर पर, चूँकि आज 13 अगस्त है, कल यौम आज़ादी भी है और उसके मुनासबत से वहाँ पर एक तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में है, ऐवान वज़ीर आज़म में, तो उसको देखते हुए जिसका अभी कुछ देर पहले ज़िक्र भी हो रहा है, मतलब हुकूमत को भी एक काम मिल गया है कि अरशद नदीम, सुबह अरशद, शाम अरशद, दोपहर अरशद, शाम अरशद, सुबह अरशद, दोपहर अरशद, शाम अरशद। ठीक है, लेकिन अरशद ही अरशद है, मतलब हर कोई अरशद नदीम है। ज़्यादा अरशद आएगा, ज़्यादा जैमिन आएगा, ज़्यादा अरशद जो है ना, इतने अरशद, अल्लाह ताला उनको और कामयाबियाँ दे। तो जैसा कि हम काफ़ी दिनों से जिक्र कर रहे हैं उसका, कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद इस मरतबा जो इनामात हैं शायद वो उन तक पहुँच ना पाएँ, लेकिन हमने कहा था कि ऐसा नहीं है। इस मरतबा जो इनामात हैं वो उनको बर वक्त पहुँचेंगे और उसमें ताख़ीर नहीं होगी। अब लोग इसका अंदाज़ा लगाएं ख़ुद से कि उनका क्यों ये ख्याल क्यों था कि हमने ये क्यों कहा था कि ताख़ीर नहीं होगी। इसके लिए थोड़ा सा लोगों को सोचना चाहिए। मुझे पता है क्यों नहीं होगी, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आज पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा उनके घर गईं। उनने वहाँ पर उनको जिस रकम का इनामी का ऐलान किया था उसका चेक पेश किया और मेरा ख़्याल है कि रकम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी होगी और गाड़ी भी उनको एक दी जो कि बड़ी कार है और उसका नंबर भी उन्होंने वही उनको दिया जो कि उनकी थ्रो थी 92.97। तो ये और भी अच्छी चीज़ है। तो ये बुनियादी तौर पर मोहब्बत का इजहार है और ये बुनियादी तौर पर, चूँकि मुझे याद पड़ता है कि जब सईद अनवर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ 194 रन स्कोर किए थे, जो कि उस वक्त में वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी इनिंग्स थी, तो उनकी गाड़ी का नंबर भी 194 था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे, कामरान अकमल ने जब उनके पास गाड़ी थी, जब उन्होंने अपना पहला 100 किया वनडे क्रिकेट में, मेरा ख़्याल है कि वो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ था इन ऑस्ट्रेलिया, आज से को 20-22 साल पहले, तो उस वक्त उन्होंने, मेरा ख्याल 124 था शायद उनका स्कोर, तो उनकी गाड़ी का नंबर भी रहा 124। मुझे एग्जैक्ट रन्स का याद नहीं पड़ता, लेकिन जिस रन्स की इनिंग्स थी उनकी गाड़ी का नंबर भी वही था। तो हाफिज साहब, ये इन्हें मतलब इनाम के तौर पर मिली थी या उन्होंने खुद ही? नहीं, वो तो उनकी अपनी थी ना, उनकी अपनी थी। तो ये लोग, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपना उनके ख्याल में जोड़ लेते हैं ना कि यार अगर फ़लाँ तारीख को कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, वो अपनी शर्ट का नंबर रख लेते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये जो एक वाक़या है ख़ास किस्म का 92.97, तो उसकी गाड़ी उनको मिली है, बहुत अच्छी है। लेकिन साथ ही साथ इसके बड़ी हैरान कुन चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान में आप मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि वो जो उनका आबाई घर है, दर हकीकत उनका एक और घर भी है जो कि, यानी मियाँ चन्नू के अलावा, मियाँ चन्नू में ही जो उनका आबाई घर है वो गांव में है ना। तो एक उनका जो घर है जो कि मियाँ चन्नू के महंगे इलाके में उसका शुमार होता है, उसकी तस्वीर भी मीडिया पर शेयर हो रही हैं। पाकिस्तान में जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक उनका घर वो आबाई घर है जहाँ पर सब लोग जा रहे हैं, वो जो गाँव में है, लेकिन उनका जो अपना घर है जो मियाँ चन्नू के महंगे इलाकों में है, वहाँ पर उनका घर भी है और उनके पास लाखों रुपए मालियत की गाड़ी पहले भी मौजूद है। अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है कि अगर आप अपने उस घर से आपकी निस्बत है, आपकी मोहब्बत है, आपकी उनसियत है, आप अपने आबाई घर में हैं, लेकिन ये कौन सी चीज़ें छुपी रहती हैं और जो लोग उनको कवर करते रहते हैं, जो उनको देखते रहते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उनको ख़ुद भी एक महंगी गाड़ी में देखा हो सकता है उसका सफ़ेद रंग हो और हो सकता है वो ख़ुद उसको ड्राइव भी करते हो। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है। तो बहरहाल वो भी अब उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो एक पहलू ये है कि वो शायद जो बताया जा रहा था कि शायद उनके पास बहुत ज़्यादा सहूलियात नहीं है या बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात होती हैं, वो ठीक है। स्टेट लेवल के ऊपर जब आप अपनी
सिस्टम की बात करते हैं तो उस पर नहीं। और अगर कोई खिलाड़ी इनफरादी तौर पर अपनी मेहनत करता है और जो चूँकि इन्वेस्टमेंट उसके अपने ऊपर होती है, इंडिविजुअल गेम में या इवन कोई भी आप टीम गेम भी खेल रहे हैं, तो कोई खिलाड़ी सबसे बेहतर जो इन्वेस्ट करता है वो अपने ऊपर करता है कि अपना ख्याल रखेगा तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। जैसे मोहम्मद आमिर की मिसाल देखें कि अगर वो पाकिस्तान के लिए नहीं भी खेल रहे थे तो उन्होंने अपना एक फिजियो रखा हुआ था जिसको $5-6 हज़ार वो मंथली देते थे। तो वो उसकी $5-6 हज़ार उनको फिजियो को देने का मतलब ये है कि वो पूरा महीना उससे काम लेते हैं। वो उससे क्या काम लेते हैं, वो अपनी फिटनेस को बेहतर रखने के लिए, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे हैं तो उस दौरान वो मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे हैं, तो उनके लीग्स के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर वो 5,000 रुपये माहाना अपने फिजियो को देते हैं तो आप इसको लाएंगे 60,000 सालाना वो अपने फिजियो को देते हैं। अब 60,000 सालाना वो एक ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर खर्च करके आप ये देखें कि क्या वो 2 लाख, 3 लाख, $5 लाख सालाना नहीं कमा रहे हैं ना। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। और अगर उन्होंने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया और अगर उनके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा, मतलब ये जो कहा जाता था लस्सी और दूध पीकर सिर्फ जो है वो लस्सी दूध भी वो पीते होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन वो एक मखसूस वक्त था। नहीं, अभी भी पीते होंगे। देखिए, जो देहात के लोग हैं वो अपने उस खाने से जुड़े रहते हैं, खाने पीने से जुड़े रहते हैं और चीट डे में करते भी होंगे, लेकिन जब आप हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो फिर आपकी डाइट में फ़र्क आता है, तो डेफिनेटली वो उसको भी मेंटेन कर रहे होंगे। ठीक है, अब अगर किसी का दिल करता है एक दिन कि उसने लस्सी पीनी है तो वो लस्सी पी लेगा, उस दिन वो वर्कआउट ज़्यादा कर लेगा। ठीक है, लेकिन ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है, चूँकि वो देही इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपने आबाई घर में बैठे हैं, वहीं पर सब लोगों के साथ मिले हैं। ये एक और तस्वीर का रुख है। दूसरा रुख जो है वो जिसका हमने पहले जिक्र किया है, वो अपने हो सकता है वाला, हाँ, वो अपने उस घर में भी अगर होते वहाँ पर भी जाते, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एक और चीज़ जिसका आपने कल भी जिक्र किया था कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं और आपको इतनी बड़ी सक्सेस मिलती है, ऐसा एक इम्तहान शुरू होता है कि आप अपनी कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आप कैसे चीज़ों को कंसीव करते हैं, आप कैसे चीज़ों को डिलीवर करते हैं। तो ये एक आर्ट है। आपके इर्द गिर्द में अगर अच्छी सोच के लोग होंगे जो कि वसी सोच रखते होंगे, अच्छे अंदाज में चीज़ों को पढ़ते और समझते होंगे, वो आपके लिए मददगार हो सकते हैं। सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने किस घर में गए, ठीक है, वो भी उनका घर है, वो भी उनका घर है। वो जो दूसरा घर दिखाया जा रहा है वो भी उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है, ये वाला घर भी उनकी अपनी मेहनत से बना है जिसके 2-3 कमरे बताए जाते हैं। ठीक है, दुनिया के पास दोनों रुख आएंगे, लेकिन अब इसके बाद जो बुनियादी तौर पर यह सवाल है, जिस तरह से मरियम साहिबा ने किया है, वज़ीर आला पंजाब के उनके घर गई हैं, उनको इनामात से नवाजा है और वफाकी हुकूमत भी उसी तरफ जा रही है, वो भी बड़े इनामात देगी। बुनियादी तौर पर अगर ये तमाम के तमाम लोग जो हुकूमत में बैठे हैं, मैं बिलखुसूस मरियम नवाज़ साहिबा से ये गुजारिश करना चाहूँगा, चूँकि इस केस में चूँकि वो सियासतदान हैं, 2024 में हम हैं, 2029 में अगले आम इंतखाबात शेड्यूल होंगे, क्योंकि 24 में है, 5 साल के बाद हैं। अगर 28 में आएंगे, मैं 24, 25, 26, 27, 28 में अगले आम इंतखाबात हैं, क्योंकि हर 5 साल के बाद होते हैं। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा नवाजिशात हैं, उनकी क्या वजह हो सकती है, लेकिन ये ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सिस्टम बना दें, आप जो कर सकते हैं, आप पंजाब के स्कूलों में, आप पंजाब के जो कॉलेजेस हैं उसके, और जो आपके तालीमी इदारे हैं यूनिवर्सिटी की सतह के ऊपर, और उसके साथ साथ अगर आप अपनी यूनियन कौंसिल की सतह के ऊपर खेलों के जो मुकाबले हैं या जो सहूलियात हैं वो बच्चों को फराहम करना शुरू करें। जो आपके बाबू साहबान हैं जिनके कमरे जो हैं वो दफ्तर अगर वो ना भी हों, उस साहब ने अगर 2 बजे दफ्तर आना है लेकिन 8 बजे उनके कमरे का एसी चालू हो जाता है, ठीक है, और वो साहब 2 बजे आए, ऑन हो जाती हैं, वो 2 बजे आए, 3 बजे आए या ना भी आए, वो चलता रहता है। ये पैसे पाकिस्तान के बच्चों पर खर्च होने चाहिए। बिल्कुल सही बात। इसलिए मोहतरमा मरियम नवाज साहबा चूँकि वो कुछ करना चाहती हैं और कर भी रही हैं और उनके इससे उनको एक से ज़्यादा फ़वायद होने हैं। देखें, एक बात यह है कि आप ऑनर कर रहे हैं अपने नेशनल हीरो को, एक बात यह है कि आपको उसका पॉलिटिकली कितना फ़ायदा होना है। मैं वाज़ेह तौर पर बता देता हूँ ना, तो पॉलिटिकली आपको क्या फ़ायदा होना है। पॉलिटिकली आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि आप लोगों के घरों में चले जाएंगे थ्रू स्पोर्ट्स। अगर आप जाना चाहते हैं लोगों के घरों में, तो लोगों के घरों में जो बच्चे हैं उनको स्कूल में, उनको खेल के मैदान में लेकर जाएं। ये आपके वोटर्स होंगे और आपके वोटर्स ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। किसी भी सियासी जमात को जो पंजाब में हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा वाले तो तीसरी मरतबा हुकूमत कर रहे हैं,
वो पता नहीं, उनकी गिनती करना पड़ेगी सिंध में जो लोग हुकूमत कर रहे हैं उनकी कितनी बारी है। तो इसी तरीके से जो बलूचिस्तान में हैं, इन सब लोगों को अपने सूबे में अगर ये काम करें खेल की तरक्की के लिए, तो ये इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी खिदमत होगी। अगर आप करोड़ों रुपए एक शख्स को दे रहे हैं, आप इससे ज़्यादा उसको दें, लेकिन आप ये सोचें कि हमने करोड़ों रुपए बजट में से निकाल के पाकिस्तान के बच्चों की सेहत के लिए लगाने हैं। जब आप बच्चों को स्पोर्ट्समैन बनाते हैं ना, देखिए उनको दुनिया में रिकग्नाइज होते हैं। आप, स्पोर्ट्स इज अ लाइफ स्टाइल, बिल्कुल, स्पोर्ट्स इज लाइफ स्टाइल। वो आपको बेहतर खाना सिखाता है, वो बेहतर पीना सिखाता है, वो आपको लस्सी भी देगा, वो आपको साथ में प्रोटीन का भी बताएगा वर्कआउट भी करवाएगा, सब कुछ इसलिए करवाएगा। अगर कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क के बच्चों के लिए, अगर कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क के लोगों के लिए, इस मुल्क के ख़वातीन के लिए, देखिए इसमें बहुत पोटेंशल है। आप उस पोटेंशल को पॉजिटिवली सामने लेकर आएँ। फैसल सैफ खोखर साहब जो यहाँ पर हैं, फैसल खोखर जो इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर खेल हैं, वो भी अगर उनके लिए, उनके पास भी वक्त है, हाँ। वो भी आज वहाँ पर साथ थे। और अगर वो ये समझें कि पाकिस्तान, ये जो है ना CM पंजाब गेम्स, CM फलां गेम्स, CM फलां गेम्स, ये नुमाइशी चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर के ऊपर काम करें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यूनियन काउंसिल के ऊपर एक ऐसा, ये जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं ना, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, इनको जगाएं, इनको निकालें इनके कमरों से बाहर, इनसे पूछें कि जनाब ये काम करना है। ये आज भी मैं, चलें मौका क्या ही देता हूँ, ये CM पंजाब की जो मेरा ख्याल है इंडिपेंडेंस डे के हवाले से जो गेम्स थी, ज़रा निकल के पूछें इनके हालात क्या थे। बिल्कुल सही बात। इनके लिए स्कूलों के जो बच्चे थे उनको आपने स्पॉन्सर किया या नहीं किया, या वो खुद धक्के खा रहे हैं उनके असातिज़ा के पैसे कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से करवाना है। अगर बच्चों ने खुद ही फंड करना है अपनी गेम्स को, तो फिर हुकूमत कहाँ पे है। तो एक पहलू वो है जो आपको मियाँ चन्नू में नज़र आया है 10 करोड़ का, और एक मेरा ख्याल है वो जो गाड़ी उन्होंने दी है उसकी भी करोड़ों से कीमत बढ़ गई हुई है, तो हाँ, ज़्यादा हो गई है, डॉलर नीचे आया, उसकी कीमत ऊपर चली गई है। बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत लोगों ने 20-20 लाख में भी खरीदी हुई हैं, अब वो 1 करोड़ से ज़्यादा के ऊपर चली गई है। हाँ। तो बहरहाल जब मेरा ख्याल है आबिद अली को जब मिली थी गाड़ी, उस वक्त मेरा ख्याल है आबिद अली ने जब टेस्ट डेब्यू के ऊपर और वनडे डेब्यू के ऊपर 100 किया, तो उनको भी एक गाड़ी, मेरा ख्याल उस वक्त इसकी कीमत 44 मिलियन थी। तो अब उसकी कीमत जो है वो काफ़ी बढ़ गई हुई है, क्योंकि उसके बाद डॉलर नीचे आया, ये 3-4 साल पुरानी बात है। तो बहरहाल बेस्ट ऑफ लक अरशद नदीम और पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए। आज वज़ीर आज़म साहब ने मिलना, अल्लाह करे कोई अच्छा ऐलान कर दें वहाँ पे। अच्छा ऐलान ही होगा, अच्छे ऐलानात ही हो रहे हैं जब से अरशद नदीम साहब आए हैं। लेकिन जो पॉइंट हाफिज़ साहब ने रेज़ किया बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें खेलों को अहमियत देनी है, हमें हर लिहाज से उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग अपनी काबिलियत को छुपा कर दूसरे कामों में ख़ुद को मसरूफ़ कर देते हैं, बगैर ये सोचे कि उनको उनकी काबिलियत कहाँ तक पहुँचा सकती है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पॉलिटिकली उस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जाता है। हाफिज़ साहब, इनका पॉलिटिकली भी बहुत फ़ायदा है, ये जो सियासी जमातें हैं ना, फ़ायदा है इनका इतना फ़ायदा है, इतना। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। हाँ। ये ना इचरे में एक मरतबा बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे। अच्छा, ठीक है। यहाँ से कोई 5-7 किलोमीटर के फासले पे होगा इलाका। तो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, तो जो साहब इलेक्शन जिन्होंने लड़ना था नाज़िम का, उन्होंने पूछा जी की था जाएगा। उनको मशवरा मिला कि जनाब पूरी यूनियन काउंसिल में ना क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा दें। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 18-15-20 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਓ। ਅੱਛਾ, 15-20 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 खिलाड़ी होंगे। 15-15 खिलाड़ी का मतलब ये है कि 300 खिलाड़ी आपके अगर 20 टीम में बनाएंगे तो कम अज़ कम हो जाएंगे। अब उन 30 टीमों में कोई कोच मैनेजर भी बन जाएगा, साथ में कुछ उसके मोहल्ले के इलाके के बड़े लोग भी साथ में जुड़ जाएंगे, तो आपका 500 लोगों का 400 लोगों का ना ग्रुप बन जाएगा। अब आप उन 15-20 टीमों को सामान ले दें क्रिकेट का। अच्छा, क्रिकेट बैट ले दें, पैड ले दें, ये वो सारा जो ना 2-2 3-3 जोड़ियाँ पैडों की ले दें, सारा सामान, ठीक है। हर टीम को आप फ़र्ज़ कर लें 3 बैट ले दें, 3 पैड्स ले दें और 3 ग्लव्स ले दें, और कीपिंग ग्लव्स और ये वो सारा सामान ले दें। ठीक है। तो कहते जी इस तो बाद तो कैंपेन की लोड़ नहीं पेगी जी। कैसे कि भाईजान ये जो 300 लोग हैं ना, ये हर गली मोहल्ले में होंगे, कोई किसी गली में रहता है, कोई किसी गली में रहता है। तो जिसने मैच जीतना है या जिसने हारना है उसने ये कहना है कि वो साहब सेठ साहब टूर्नामेंट करा रहे हैं। तो भाईजान मैंने कहा आपको कैंपेन की ज़रूरत ही नहीं पेश आनी, ये सारे के सारे आपके ये वोटर्स ही वोटर्स हो जाएंगे। अरे क्या तो बात है, क्या अगर आप लोगों को इंगेज करें इस तरीके से कि आप उनको खेल की तरफ लेकर आएँ, तो आपका सियासी फ़ायदा भी है और आपके मुल्क की खिदमत भी है, मकबूलियत भी है। देखें ना, अगर आप अपनी शर्ट्स जो हैं, और ये जो फॉर्मूला था ये उसके बाद नेशनल जो हमारे कौमी इंतखाबात हुए थे उसमें भी लोगों ने उसको आजमाया था, और
वो बाद में जो साहब हैं वो पाकिस्तान के मुल्क के ये जो हमारा सूबा है उसके भी 2 से 3 मरतबा वज़ीर रहे हैं। उन्होंने सूबाई असम्बली का इंतखाब जीता था। आजकल वो ज़रा कुछ गायब हैं, लेकिन 2002 से लेकर 2024 तक जब हम आज बात कर रहे हैं 2-3 इलेक्शन उन्होंने जीते हैं और ये वाली हिकमत अमली उन्होंने इख्तियार की थी। तो ये आसान, और इस वक्त तो आप गवर्नमेंट में है ना, इस वक्त तो आप गवर्नमेंट में, आपके पास फंड्स हैं, आपने कौम का पैसा कौम के ऊपर लगाना है। आपको ये समझ आनी चाहिए कि हमने कहाँ पर लगाना है, बस उससे इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिजली, घर, महंगाई, पेट्रोल, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पर कोई बात देखिए मेरे ये जो अभी हमारे पास एक गोल्ड मेडल है, पता नहीं कितने नंबर पे हैं हम उसमें, मेडल जो टेबल है 100 से ज़ायद मेडल्स जो हैं वो अमेरिका के हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद चीन आता है, चाइना आ जाता है, बिल्कुल। फिर आप उसके बाद मेरा ख्याल है शायद जापान या ऑस्ट्रेलिया 3 से चौथे नंबर पर हैं। तो जिन मुल्कों ने 40-40 गोल्ड मेडल्स लिए हैं, उसका मतलब ये है कि वो तो अगली, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना डोमेस्टिक सीज़न अनाउंस किया ना, 1 अगस्त से शुरू होगा और 5 अगस्त तक चलेगा, 25 तक, तो वो तो इसका मतलब है कि 2024 में उनकी उन्होंने शिरकत की है ओलंपिक मुकाबलों में। हर 3-3 दिन बाद वो जो है ना वो बनाते रहें तो अगले ओलंपिक तक वो जश्न ही मनाते रहेंगे उनका 40 मेडल। तो हमें इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इससे आगे इस वक्त का एक यही सबक निकलता है कि हमें इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इस सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, तालीमी इदारों में बच्चों का ख्याल देखिए अभी काबिल ज़िक्र है ये मौजू, स्पोर्ट्स पर बहुत बात हो रही है, जहाँ पर इतने तहाइफ दिए जा रहे हैं और उसकी पॉपुलैरिटी भी हो रही है, वहाँ पर अगर आप स्पोर्ट्स के मुतालिक कोई बेहतर फैसला लेते हैं उसकी भी उतनी ही मकबूलियत होगी जितनी इस वक्त अरशद नदीम को तहाइफ देने की बात हो रही है। देखिए अगर कहीं पर आप कोई लॉ पास कर देते हैं, अभी इस वक्त तमाम लोगों की नज़रें स्पोर्ट्स के ऊपर हैं, अगर अभी आप कोई ऐसा कोई कानून बना देते हैं कि स्पोर्ट्स जो है, जिस तरह हाफिज साहब ने एक पॉइंट बार बार जिक्र किया उसका, कि इसको गैर निसाबी सरगर्मियों के बजाय हम निसाबी सरगर्मियां बनाया जाए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज वज़ीर आज़म साहब जब रात को उनसे मिल रहे हैं तो वो ये ऐलान कर देना कि स्पोर्ट्स मुल्क में गैर निसाबी सरगर्मियाँ नहीं हैं, ये हम निसाबी सरगर्मी, इसको निसाब का हिस्सा बनाएं, बच्चों को खेलने कूदने वाला बनाएं, बच्चों को जितना वो देखें, अगर कोई 8 साल की 10 साल की उम्र में हारना सीख ले, आप ये देखें कि हारना सीख लेगा किस हद तक तो वो किस हद तक, जब वो 25 साल का होगा या 18 साल का होगा या 22 साल का होगा, अगर उसको 10 साल की उम्र में हारना आ गया तो उसको पता लगेगा मैंने बाउंस बैक कैसे करना है, मैंने जीतना कैसे है। स्पोर्ट्स आपको ड्राइव करती है हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए। ये स्पोर्ट्समैन ही हैं जो बर्फपोश पहाड़ों पर चढ़कर अपने मुल्क का झंडा लगाते हैं, उनके भी नाम रोशन होते हैं। ये स्पोर्ट्समैन ही हैं जो पेरिस में खड़े होंगे तो आपके मुल्क का झंडा ऊपर आएगा। ये स्पोर्ट्समैन ही हैं जो 1982 में पाकिस्तान इंडिया में हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था तो पाकिस्तान का झंडा ऊपर गया था। ये खेल को समझें। इस आज जिस मुल्क को, जिसकी इकोनॉमी को इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, मईशत को ज़रूरत है, आप ये तसव्वुर करें कि इस मुल्क में अगर बैन अल-अक़वामी खेलों के मुकाबले शुरू हों तो आपकी मईशत को कितना फ़ायदा होना है। इसलिए अगर हुकूमत कुछ चाहती है करने के लिए, और पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा वेन्यूज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, हम अपने मुल्क को एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, कैसे दुनिया के सामने रखते हैं। देखिए आप कश्मीर में करवाएं, आपके नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर करवाएं, वो चित्राल में जब होता है, क्या उसको कहते हैं, पोलो फेस्टिवल, वो दुनिया देखती है उसको। कोई एक जगह तो बताए ना जहाँ से आपको लगे कि यार हाफिज साहब स्पोर्ट्स इतनी वास्ट है कि उसके अंदर आप कहीं पर भी चले जाएं, आपके पास इतनी चीज़ें हैं, इतना कुछ है कि आप कुछ भी उसके अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि आप इंपॉर्टेंस किस चीज़ को देते हैं। हाफिज साहब क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और क्रिकेट पर बात भी बहुत ज़्यादा होती है। जब से अरशद नदीम अगर ये जेवलिन ना थ्रो करते और ये गोल्ड मेडल ना जीते तो वही आपके वाली बात कि अभी बहुत सारे लोग जूलन ही बोल रहे हैं इसको, और ये अभी भी हम लोग चैम्पियंस ट्रॉफी की ही बात कर रहे होते और हम टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे होते। अभी गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जब हम जिक्र कर रहे थे मेंटोर की तलाश थी पीसीबी को, और आज खबर सामने आती है कि टेस्ट के लिए जो है वो दोबारा से जिम्मेदारी जो है वो चीमा साहब को दे दी गई है। ऑस्ट्रेलिया में भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ जब हमारी टेस्ट सीरीज़ तब भी दी गई, न्यूजीलैंड के साथ भी, और अब फिर और एक तरफ हाफिज साहब दावे किए जाते हैं कि नए लोगों को मौका देना चाहिए और डिसिप्लिन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हाफिज साहब ये तमाम फैसले, जो बातें कुछ और होती हैं और फिर फैसले वहीं पर हम चले जाते हैं, इतनी हमें क्या इनसिक्योरिटी है कि हम घूम घुमा कर वहीं पर आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की होती है? देखिए एक बात तो यह है कि वो पहली मर्तबा नहीं आए। बिल्कुल। उससे पहले मैं एक और बात जो आपने मज़ाक में जाते जाते जिक्र किया, देखिए उसको जूलियन कहें या जेवलिन कहें लेकिन जब वो फेंकी जाती है और 92.97 होती है ना, फिर पता लग जाता है कि ये जेवलिन है। जहाँ तक ताल्लुक़ है
उनका नवीद अकरम चीमा साहब का, जिनका आपने कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर उन्हें मुकर्रर किया जा रहा है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इनका नाम तो कहीं और से आता है। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि इनका जब पहला दौर था इनके बारे में ये उस वक्त के मेरा ख़्याल है अभी सर्विस में थे, मेरा ख़्याल है ये 10-11-12 की बात है ये, तो उस वक्त थे। बाद में जब ये आए, जब अभी ज़का साहब आए तो इनको उन्होंने बनाया। इस वक्त के बारे में लोगों के, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात और थे, उस वक्त भी ये सख्त बहुत हैं। जब अब आए, जब ये ज़का साहब के साथ दोबारा, तो इस बारे में लोगों की राय ये थी कि इस मरतबा उनके हालात वो नहीं थे, मतलब उतनी ज़्यादा डिसिप्लिन के मामले में चीज़ें नहीं थी। और ये डिसिप्लिन का मसला ये है कि उसमें कोच भी शामिल है ना, उसमें कप्तान भी, कप्तान की अपनी भी कॉल हो सकती है। अगर सीनियर टीम मैनेजर जिनको आपने बनाया था, और मंसूर राना मैनेजर थे वैसे टीम के, मंसूर राना 2-3 साल तक पाकिस्तान टीम के मैनेजर रहे हैं। उस दौरान रिपोर्ट तो कुछ नहीं हुआ ऐसा कि मैनेजमेंट की सतह के ऊपर कोई आपको खामी नज़र आई हो, कोई इस किस्म की नज़र आई है। अब तो ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक जगह से आपको नाकामी हुई है, मैनेजर को भी आपने निकाल दिया, सीनियर टीम मैनेजर को भी निकाल दिया, और अब आपने एक और शख्स को जिम्मेदारी दे रहे हैं मैनेजर की। मैनेजर के पास बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है कि जब आप टूर पर होते हैं तो चेयरमैन के इख्तियारात होते हैं, और जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि डिसिप्लिन तो सबसे पहले उसमें हेड कोच और कप्तान आते हैं। अगर उनसे कोई चीज़ संभलती नहीं है तो फिर वो मैनेजर के पास जाएंगे, और आज के दौर में जिस तरीके से जब नहीं संभल रही हैं ना, तो वो उस तरफ जाएंगे। तो देखना ये है कि अगर वो आए हैं तो जब वो काम करेंगे इन लोगों के साथ, देखेंगे कि क्या वाकई वो जिस काम के लिए उनको लाया गया है, क्योंकि हर एक ही आप अंदाज में सबके साथ बर्ताव नहीं कर सकते हैं। जब आप एक टीम इवेंट में, ये एथलीट्स जो है ना, ये टॉप एथलीट्स, ये देखिए एक तो फनकार जो मतलब शोबिस, ये कोई भी आर्टिस्ट आप उसको कह लें, सिर्फ ये नहीं है कि उसका फिल्म ड्रामे से ताल्लुक़ है। आर्टिस्ट कोई भी होता है ना, वो ज़रा हसास होता है, उसकी सोचने का अंदाज़ उसका मुख्तलिफ होता है। इसी तरीके से ये जो स्पोर्ट्समैन है ये भी आर्टिस्ट ही हैं, क्योंकि ये लाइव परफॉर्मेंस देते हैं, वहाँ पर कट का कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप एडिट में चले जाएंगे, आप इधर चलेंगे, तो ये इनका एक दर्जा उनसे ज़्यादा, क्योंकि ये लाइव परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो ये इनके सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। आप इनको ना उनकी तरह नहीं ट्रीट कर सकते कि मतलब आप कैदियों की तरह नहीं बना के रख सकते इनको। आपको इनके मसाइल को समझना पड़ता है, आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ती है, बना के रखते हैं ठीक है, ये कवानीन है, ये SOPs है, इसकी अगर आप वायलेशन करेंगे तो आप के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, ठीक है। लेकिन उनको बनाते हुए भी आपने ये ख्याल करना है कि ये अपने घरों से दूर रहते हैं, इनके पास तफरी का कोई मौका और सामान होना चाहिए, और उसका इंतज़ाम करना भी ज़िम्मेदारी है उस मैनेजर की जो टीम के साथ होता है। ये सारी चीज़ें उसको देखने की ज़रूरत है। अब देखना ये है कि दूसरे दौर में जब ये आए थे वो उस वक्त तो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब दोबारा उनको लगाया जा रहा है। अब अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान की टीम के लिए बेहतर अपनी खिदमात अंजाम दें और टीम बेहतर हो, क्योंकि आगे फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी है पाकिस्तान की, और उस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को देखते हुए हमें उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन जब ये जिक्र किया ना आपका नवीद अकरम चीमा साहब को, नरेंद्र मोदी भी ज़हन में आए हैं, क्योंकि जेवलिन का बड़ा जिक्र है ना, तो जैसे जिक्र किया उन्होंने नीरज चोपड़ा की वालदा ने अरशद नदीम का, तो उनकी वालदा को तनकीद का निशाना बनाया गया। उसके ऊपर नीरज ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया कि उनकी वालदा जो है वो अपने दिल से बात करती हैं, कोई भी है तो उनका अपना एक एहसास, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है। तो उस पर भारतीय वज़ीर आज़म जो है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी उनके इस जज्बे की, आला बड़ी अनहोनी सी होगी लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने भी उनके इस जज्बे की तारीफ़ की। उन्होंने कहा जी कि ये मैं आपके इस जज्बे से मुतासर हुआ हूँ। तो बुनियादी तौर पर चूँकि बहुत सारे लोगों ने उनकी इस राय की मुखालफत की और उनको तनकीद का निशाना बनाया, तो जब आपको मुतासर करना होता है तो फिर आपके अल्फाज भी मुतासर करते हैं। ये आप कहने का मतलब यहाँ पर ये उनका रेफरेंस इसलिए है कि आपके अल्फाज ऐसे होने चाहिए कि जो लोगों के दिलों पर, दिमागों पर असर करें, ना कि वो मतलब बाज़ औक़ात होता है कि आपको ऐसे अल्फाज की ज़रूरत होती है कि जो तबाहकुन भी हों, लेकिन हर दफ़ा नहीं होते, हर मरतबा नहीं होते कि आपका नाम ही तबाही पड़ जाए, आपकी तबाही पड़ जाए, ठीक है। इसलिए आपको इस तरह के जज्बात के साथ और इस तरह की हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स हैं, इनको टॉप एथलीट्स के तरीके से आपको ट्रीट करना चाहिए।
बिल्कुल सही है हाफिज़ साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये भी कि जो उन्होंने हाफिज़ साहब ने पूरा उसकी बैकग्राउंड जिस तरह से बताई है कि जहाँ से चलते आते हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, अब टीम के हालात वो नहीं हैं जो पहले थे। न्यूजीलैंड में भी कुछ ना कुछ मसाइल थे, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद तो वो मसाइल वाज़िया हो गए, वर्ल्ड वाइड हो गए, नुमायाँ हो गए, तो अब चीज़ें और भी मुश्किल हैं, सर्टिफाइड हो गए। तो वो ये है कि सिचुएशन काफ़ी हद तक आपके लिए डिफिकल्ट हो भी सकती है। दूसरी जानिब हाफिज़ साहब, बांग्लादेश टीम भी आ चुकी है। अगर मैं थोड़ा सा इसको एंटरटेनमेंट की तरफ लेकर जाऊं तो बांग्लादेश टीम पहले भी पाकिस्तान आ चुकी है, और इंडिया क्योंकि अपना शेफ़ लेकर जाते हैं। बांग्लादेश टीम का भी कोई ऐसा ख़ास शौक है पाकिस्तान आकर कहीं खाने पीने का कोई ख़ास रुझान हो कहीं पर? देखें, जैसे आपने शेफ़ का जिक्र किया है ना, ये गुज़िश्ता बरस या उससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की टीम जब पाकिस्तान आई थी ना, तो ये ख़बर आई थी कि शेफ़ साथ ला रहे हैं। तो मैं कुछ दोस्तों के पास बैठे हुए जो दहाइयों से क्रिकेट में हैं, तो उन्होंने ये बताया मुझे कि ये कोई पहला मौका नहीं है। रिपोर्ट हो गया होगा न शायद इस मरतबा कि शेफ़ साथ आ रहा है। तो इससे पहले भी जब गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान आती थी तो शेफ़ साथ आते थे, शेफ़ साथ आते थे। ये मुझे उन्होंने बताया, जिनकी कोई मेरा ख्याल है और कुछ नहीं तो कम अज़ कम 45, 40, 50, 50 साल खेल के मैदान में गुजरे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी वो एक जब खेल से हट गए तो एक मुख्तलिफ, यानी ये वही हैं जिन्होंने अपने बाल सफ़ेद, काले और ब्राउन एक ही वक्त में और उड़े भी हैं सर से, बाल भी उनका साथ छोड़ गए। इतना वक्त उन्होंने गुजारा है। एक वक्त ऐसा आया कि बाल भी उनका साथ छोड़ गए। तो ये मुझे बताया कि ये काफ़ी पहले भी आते थे शेफ़। अब जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है, देखिए पाकिस्तान में अच्छा खाना बनता है। जिस होटल में खिलाड़ी रहते हैं उससे हटके भी आसपास बहुत सारे वो पाकिस्तान के खिलाड़ी जब कोरोना था मंगवाते रहे हैं वहाँ से, वो भी बड़ी कहानियाँ हैं कोरोना के दिनों की, लेकिन उसमें अच्छा खाना बनता है। अब आम बंदे के लिए तो मैं नहीं कह रहा मुझे पकड़ ही लें, मेरे ऊपर हद की इज़्ज़त का दावा कर दें, लेकिन जब पाकिस्तान की टीम वहाँ पर ठहरती है तो वो ज़रा इंतज़ामात मुख्तलिफ होते हैं। अब और उनके लिए कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, वो ऑर्डर करते हैं, आपको खाना बना देते हैं। जो उनके वाक़यात हैं वो मैं आपको प्रोग्राम के बाद बताऊँगा। लेकिन बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं उनको वेलकम किया गया सुबह। सबसे पहले तो हम उनके मशकूर हैं कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, और उनको यहाँ पर बड़ी अच्छी मेज़बानी पाकिस्तान की तरफ से उनकी हमेशा की तरह से होगी। जैसे पहले भी वो पाकिस्तान आए हैं और उनकी मेज़बानी बड़े अच्छे अंदाज़ में हुई है। एक मरतबा से फिर जब वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे तो उनको एहसास होगा कि वो एक बहुत अच्छे लोगों में मौजूद हैं, और अच्छी मुश्किल सूरत हाल से वो निकल कर अपने मुल्क से यहाँ पर आए हैं। 17 को उन्होंने आना था, वो उसकी बजाय 13 को यहाँ पर आ गए। तो 13, 14, 15, 16, 4, 5 दिन उनको पाकिस्तान में यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए मिलेगी। फिर वो अपने नेक्स्ट उसके लिए जहाँ पर टेस्ट मैच होना है वहाँ उस मेन्यू की तरफ निकल जाएंगे। तो उम्मीद हमें करनी चाहिए कि वो अच्छी क्रिकेट खेलें और उनकी अच्छी खुशगवार यादों के साथ पाकिस्तान से वो वापस जाएं। मैच जीतने वाली खुशगवार यादें नहीं लोग कहेंगे, उसको कह रहे हैं एंटरटेनमेंट और तफरी के हवाले से जो खुशगवार यादें यहाँ से मैच पाकिस्तान को जीतने चाहिए। बल्कि उस पर भी लोग बात कर रहे हैं कि वो 1-0 होना चाहिए, 2-0 होना चाहिए। पाकिस्तान को मैक्सिमम मैचेस जीतने चाहिए, फर्क के साथ मैक्सिमम मैचेस जीतने चाहिए क्योंकि बहुत वक्त हो गया। वैसे भी शान मसूद की कप्तानी है, इससे पहले ठीक है हमारी परफॉर्मेंस जैसी भी थी ऑस्ट्रेलिया में, कैप्टनसी अच्छी थी। शान मसूद के मुतालिक हम अक्सर ये बात करते हैं, कल भी हमने किया कि वो एज अ कैप्टन नज़र आते हैं आपको मैदान में। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, जहाँ पर एक तरफ ओलंपिक्स की इतनी बात हो रही है, वहाँ पर क्रिकेट को भी हमें वापस लेकर आना है थोड़ा सा डिस्कशन के अंदर। और जैसी एक खुशी मनाई जा रही है अभी ओलंपिक्स के हवाले से, जेवलिन थ्रो के हवाले से, ऐसी ही खुशी जो है वो क्रिकेट के लिए भी मनाई जाएगी अगर हम ये सीरीज़ जीत जाते हैं। जबकि हमारे अपने होम ग्राउंड्स में बांग्लादेश एक टेंशन के दौर से गुजर कर आया है और उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं, लेकिन वही हाफिज़ वाली बात कि जीत की दुआ अब हम आपको नहीं दे सकते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि हम भी बहुत अरसे से बस हार का ही सफ़र तय करते आए हैं। और अब पाकिस्तान को जीत की ज़रूरत भी है ना, ज़रूरत भी है। बहुत अरसा हो गया है कि हमने कोई ख़ास इसके अंदर अचीवमेंट अभी तक क्रिकेट के अंदर हमने कोई हासिल नहीं किया। हाफिज़ साहब शकीबुल हसन नहीं है और फिल वक्त भी उनकी शमूलियत जो है वो उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। आना है उन्होंने, आ जाएंगे, लेकिन अगर उसमें कोई ताख़ीर होती है तो क्या आपको लगता है कि उसका कोई असर पड़ेगा? काफ़ी वक्त है अभी टेस्ट मैच शुरू होने में ना। देखें आज 13 तारीख है, 21 तारीख को पहला टेस्ट मैच शुरू होना है, तो अभी काफ़ी दिन बाकी हैं। काफ़ी दिन और शेड्यूल यही है कि वो अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे पहले टेस्ट मैच से पहले। इसलिए वो एक बड़े अहम खिलाड़ी हैं इस टीम के, सबसे ज़्यादा तजर्बाकार मेरा ख्याल इस टीम में वही होंगे।
अगर वो नहीं होते हैं किसी भी वजह से, चूँकि बहुत सारी चीज़ें और भी साथ ही साथ सुनने को मिल रही हैं, लेकिन चूँकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जिस स्क्वाड का ऐलान किया है उसमें शकीबुल हसन शामिल हैं और उम्मीद यही है कि वो नेशनल ड्यूटी पर हैं। किसी भी किस्म की सूरत हाल में अगर खुदा न खास्ता कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उनके लिए, अगर वो नहीं आते हैं तो ये मुश्किल होगी उसके लिए, बांग्लादेश के लिए भी। लेकिन जो अब तक की इत्तलात हैं उसके मुताबिक तो उन्होंने अपनी टीम को ज्वाइन करना है और वो जल्द ही हमें वो उन्होंने आना है। मेरा ख्याल वो खेल रहे थे कहीं पर लीग क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो उन्होंने आना है, आ जाएंगे। अगर टीम के साथ नहीं आए हैं, क्योंकि जो आज सुबह चंद एक वीडियोस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किए हैं उसमें वो नज़र आए नहीं, और वो उन्होंने आना है, आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो मुश्किल होगी बांग्लादेश के लिए, लेकिन अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक तो वो अपनी टीम के लिए टेस्ट मैच पाकिस्तान में अपनी टीम की तरफ से खेलेंगे। बिल्कुल सही है। हाफिज़ साहब, एक तरफ बांग्लादेश ए और शाहीन्स का भी मैच जो है वो जारी रहा और उसके अंदर भी काफ़ी सारी डिस्कशन मेरा दिल था करने के, हम लोग उसको भी जिक्र करें, लेकिन अभी फ़िलहाल टेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें एक और चीज़ मैं देख रही थी कि ट्रेनिंग इनकी शुरू हो जाएगी कुछ ही अर्से में, कल से इनकी ट्रेनिंग भी जारी है और सिक्योरिटी के इंतजाम भी इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि डेफिनेटली कल क्योंकि आज़ादी का दिन है और तमाम लोग अपने घरों से बाहर होते हैं और एक खुशी का समा होता है, तो एक तरफ बांग्लादेश टीम को भी हमें सिक्योरिटी फराहम करनी है, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम भी एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर ज़्यादातर लोग रुख करते भी हैं। एक पोश एरिया है, आसपास जो है वो तमाम पोश एरियाज़ हैं उसके। तो किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजामात ऐसी सिचुएशन में होते आए हैं, क्या सिचुएशन? देखिए, पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान में जो दिफाई इदारे हैं उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है इस वक्त में, कि जब हम भले 14 अगस्त हो या 23 मार्च हो या फिर 6 सितंबर हो या फिर 25 दिसंबर हो या कोई भी हमारा मजहबी त्यौहार हो या कोई भी कौमी दिन हो जिसको हम मना रहे हों, जिसको भी हम मना रहे हों, तो उसमें ऐसा कोई है नहीं कि चूँकि 2017 से लेकर आज तक पाकिस्तान में वो एक्सरसाइज खासी मरतबा दोहराई जा चुकी है। जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। अब चूँकि टीम ने सिर्फ ट्रैवल करना है, अगर वो होटल से स्टेडियम तक, तो उसका रूट लग जाएगा और वो रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। हो सकता है कि वो कोई मुतबादल कर लें, आप उनका एक सेशन जो है आप उनको कह लें कि ना करें, सुबह का सेशन करेंगे, उस वक्त रश कम होता है, अगर वो आप मॉर्निंग टाइम में कर लेते हैं। शाम में ये होता है क्योंकि जितने भी रास्ते उस होटल से यहाँ तक आते हैं ग्राउंड तक, वो सब के सब जो हैं वो मसरूफ़ होते हैं। अगर आपने शाहराह कायद-ए-आज़म से आना है, अगर आपने फ़िरोज़पुर रोड से आना है, अगर आपने हमारे ये बाहर जो मेन बुलेवर्ड का है गुलबाग का, यहाँ से आना है, या आपने जेल रोड से आना है, जितने भी रास्ते इस तरफ आते हैं वो सारे के सारे मसरूफ़ होते हैं। और मॉल रोड तो उसका सबसे बड़ा मरकज़ है, फिर जेल रोड दूसरा बड़ा मरकज़ है, ठीक है। फिर आपने अगर किसी भी रास्ते से निकलेंगे तो वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है अभी बज़ाहिर आपके सवाल से कि हो सकता है कि वो उसका मॉर्निंग सेशन रख लें और इवनिंग सेशन हो सकता है वो उसको ना कराएं, और ये भी हो सकता है कि वो उनको मॉर्निंग सेशन के बाद नेशनल क्रिकेट एकेडमी में एक बड़ी अच्छी सहूलत है आपको वक्त गुजारने की, आप वहाँ पे रूम्स बहुत अच्छे हैं, वो वहाँ पर भी खिलाड़ी ठहर के शाम को ट्रेनिंग दोबारा भी कर सकते हैं, फिर उनको रात गए वापस जाना पड़ेगा। सो अगर वो एंजॉय करना चाहते हैं तो वो कहें जी हमारे पीछे 5-6 बंदे लगा दें चुप करके, और किसी को पता ना लगे कि हम हैं कौन, तो हमें ज़रा लाहौर में देखने तो ज़रा चहलकदमी करने है क्या। हाफिज़ साहब, मैंने सुना बाजे भी बैन लग गया उनके ऊपर कि बिल्कुल बजाना अलाउड नहीं। जितने मर्जी बाजों को बैन कर दें, वो यहाँ पे चलता फिरता बाजा हर बंदा बाजे तो बजने ही है। बात देखें जी, बात यह है कि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब सीरीज थी ना पाकिस्तान की, पता नहीं इंग्लैंड के खिलाफ थी, तो ये स्टेडियम में दाखिले के ऊपर भी पाबंदी लगा दी थी बाजों की, और वहाँ पे लिख के लगा दिया गया था कि बाजे मना है। अब आप उन बाजों को मना कर देंगे, 10 बाजे इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पे, वो इतना शोर का किसको मना करेंगे? बाजे कैफियत का नाम है, बिल्कुल ऐसी कैफियत जिससे बहुत बस दिल करता है कि जल्दी से वक्त गुजर जाए। देखिए, अगर 10 लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, वो कहेंगे ठीक है साडा तुसी बाजा खोल है, उन साडे गले तो नहीं कट सकते। खैर, सबसे खूबसूरत बात जो होती है वो यही होती है कि खासतौर पर बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और 14 अगस्त का इंतज़ार भी इसीलिए होता है, और बाजे बनाने वालों का भी ये दिन है क्योंकि उनकी सारी कमाई आज के दिन में उन्होंने ज़बरदस्ती उन्होंने कीमत कम कर देनी है, वो सेल लगा देंगे ना। तो ये कहे जी मैं 100 रुपये का बाजा 10 रुपये का था। अच्छा, अब ज़्यादा बड़े भी आ गए हैं, वो ना ऐसे करके बंद छोटे हो जाते हैं, लेकिन वो जब आप बड़े करते हैं तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं। देखिए, बात ये है दुनिया तरक्की कर रही है ना, और कुछ नहीं, तो हमने बाजे भी तरक्की कर रहे हैं। खैर, ये भी एक
कह लेंगे कल एक वो मुश्किल एक बाजा बजा रहा था साथ वाले घर में से, बाजी यही कहने का खुदा का खौफ कर, बस कर उनकी कान खाई जा रहे हैं। उन्होंने अच्छा, कहा बाजी अभी थोड़ी देर पहले ही बजाया है। ये एक अलग मौजू है और यकीन करें इसकी सबसे ज़्यादा जो है ना घर वो में अब ज़हन पर असर होता है। कल आपको किसी भी जगह पर देखें, एक जब होती है ना ईद उल अज़हा, तो अब उसमें भी ये होता है, अब बच्चे जो हैं वो एक तरफ तो जानवर होते हैं कुर्बानी के, हाँ। और वो बाजे साथ वो भी साथ रखते हैं कि बच्चे एक तो उनको जानवरों को लेके जो उनकी कुर्बानी होती है उनको घूम फिर रहे होते हैं, साथ साथ बाजे भी बजा रहे होते हैं, सोने नहीं देते। नहीं इसलिए ये इन्होंने 14 अगस्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है। हालांकि ये इतने बाजे सोए वो लोगों को जगाने के लिए कौम सोती पई है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल जो बांग्लादेशी हैं उन्होंने यहाँ से वैसे बाजे जरूर लेकर जाने हैं वापस अपने मुल्क में, नहीं तो क्योंकि कोई उन्होंने बताना है कि ऐसा हो कि जिसकी कोई इंटरनेशनल ब्रांड हो बाजों का, तो वो स्पॉन्सर भी कर सकता है। खैर ये एक अलग समा होता है और इंडिपेंडेंस डे का ये सबसे खूबसूरत एक लम्हा होता है जिससे हम लोग मतलब एज एन एडल्ट हम लोग बहुत चिढ़ते हैं, लेकिन ये कि बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत समा होता है। नहीं, वो कुछ लोग चिढ़ते हैं, ये बड़े ज्यादा बजाते हैं। हाय हाय, कल आपने जब आप देखेंगे शाहराह कायदे आजम पर, जेल रोड पर, फिरोजपुर रोड पर मीनारे पाकिस्तान पर, ठीक है, वो मीनारे पाकिस्तान भी हाथ जोड़े होना यार, जब खुदा। चले कोशिश करेंगे कि कल हम लोग कुछ तो बाजा भी परेशान हो गया होगा, मैं कितनी फंस गया, मैं कहाँ बज रहा हूँ। कोशिश करेंगे कि कल इस तरह की जो मुख्तलिफ वीडियोस हैं डेफिनेटली वो जारी होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने आएंगी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और हर शख्स के हाथ में मोबाइल है और वो रिकॉर्ड करते हैं और वो डाल देते हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो घरों में रहकर बाजों से ज़रा दूरी इख्तियार कर लेंगे, उनकी गलत फहमी है, क्योंकि कल आपको सोशल मीडिया पर भी यही कुछ नजर आने वाला है। खैर हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे और हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन आपसे मुलाकात हो इंडिपेंडेंस डे की आपको एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। हाफिज़ साहब जाते जाते क्योंकि आज़ादी का दिन है, एक मैसेज ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप हमारी आवाम को, हमारे लोगों को दें आज़ादी के हवाले से। देखें, यौम आज़ादी है कल पाकिस्तान का, और आप ये तसव्वुर करें कि 13 अगस्त 1947 को इस वक्त क्या हालात होंगे। बिल्कुल ऐसे। और अगर आप इस इमेजिनेशन में जाएं, उस तसव्वुर में जाएं कि 13 अगस्त 1947 को जो आपके बड़े थे उनके क्या हालात थे, रेडियो का दौर, और अगर आज आप बैठे हैं 13 अगस्त 2024 को, तो आप सिर्फ एक जायज़ा ले लें कि क्या वाकई जो 13 अगस्त 1947 को जो लोग इस वतन अज़ीज़ के लिए कोशिश कर रहे थे, जिस मुल्क के लिए वो कोशिश कर रहे थे, जिस मुआशरे के लिए कोशिश कर रहे थे, क्या हम उस अमानत को निभा रहे हैं, उस अमानत के साथ हम वफ़ा कर रहे हैं, उस वादे के साथ हम वफ़ा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपने मुल्क को बुरा भला मत कहें। ये वो मुल्क है कि जब 14 अगस्त 1947 के बहुत बाद भी पूरे शहर में पेट्रोल पंप भी नहीं हुआ करता था, और एक गाड़ी या एक मोटरसाइकिल किसी के पास होती थी, और उस वक्त पेट्रोल जो है वो बकरे के गोश्त की कीमत के करीब होता था। ठीक है, गाड़ी भी खैर किसी के पास होती थी। देखिए जी, वो लोग भी आज दुनिया में मौजूद हैं जिन्होंने इस शहर में गिनती की 4-5 मोटरसाइकिल्स को देखा हुआ है, 4-5 गाड़ियों को देखा हुआ है। तो इस मुल्क की कदर करें, इसने बहुत कुछ दिया आपको। आप ये देखें कि आपने वापस उस मुल्क को क्या देना है। इस मुल्क को छोड़ कर जाना वो उतना ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है, या उसकी इसका मतलब यह है कि आप अपने बुज़ुर्गों की उस अमानत को सरे बाजार छोड़ कर जा रहे हैं। इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें, अमानत के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ मोहब्बत करें इस सरज़मीन से, वैसे ही जैसे आप अपने घर वालों से मोहब्बत करते हैं। और उस सरज़मीन का जो परचम बुलंद हुआ 8 अगस्त को पेरिस में, 9 अगस्त को पेरिस में जब उनको तो गोल्ड मेडल मिला है, तो ये बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान की उस रूलिंग एलीट की, अशराफिया की, हुक्मरान अशराफिया की ज़िम्मेदारी है कि वो एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करें, उसको बढ़ाएं और उसको नौजवानों तक मुंतकिल करें कि हमारा मुल्क है, या हमारे बुज़ुर्गों की हमारे पास अमानत है, हमने इसे आगे लेकर जाना है। हमारे ऊपर मुश्किल आई है, हम इस मुश्किल से निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस मुश्किल से निकल नहीं सकते, हमारे अंदर बड़ी सलाहियत अल्लाह ने दी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत खूबसूरत पैगाम हाफिज़ साहब ने जारी किया है। अपने मुल्क से मोहब्बत उसी तरह से करें जैसे आप ख़ुद से, अपने घर वालों से और अपने घर से करते हैं। ये आपके पास अमानत है और इसमें ख़यानत नहीं करनी है। हाफिज़ साहब अगेन थैंक यू सो मच। सो एवरीवन, वी विल कल हम आपको ज्वाइन करेंगे, आपके साथ शामिल होंगे और बहुत सारी डिस्कशन हम इंडिपेंडेंस डे के हवाले से करेंगे। तब तक के लिए मुझे और हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।